रात काफी आगे बढ़ चुकी थी और भगवानपुर पुलिस स्टेशन में आम दिनों जैसी शांति नहीं थी। एक माँ वहां बैठी हुई थी, उसकी आंखें सूजी हुई थीं और आवाज इतनी कांप रही थी कि शब्द साफ सुनाई भी नहीं दे रहे थे। वह बार बार एक ही नाम दोहरा रही थी, खुशबू। पुलिस वालों के लिए यह कोई नया दृश्य नहीं था, लेकिन इस बार मामला अलग लग रहा था। बिहार में एक जगह है बेगूसराय, और इसी बेगूसराय जिला में एक गांव पड़ता है मुसहरी नाम का। इसी मुसहरी गांव से 6 महीने की एक बच्ची गायब हो चुकी थी और हर गुजरता हुआ पल डर को और गहरा करता जा रहा था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज की और बिना देरी किए गांव की ओर निकल पड़ी। मुसहरी ऐसा गांव था जहां किसी के घर का दरवाजा खुला हो तो सामने वाले को अपने आप पता चल जाता था। यहाँ लोग एक दूसरे के चेहरे ही नहीं बल्कि आदतें तक पहचानते थे। ऐसे गांव से एक दूध पीती बच्ची का यूं गायब हो जाना सामान्य बात नहीं थी। पुलिस जब गांव पहुंची तो माहौल में अजीब सा सन्नाटा था। लोग बाहर खड़े थे, लेकिन कोई खुलकर कुछ बोल नहीं रहा था। जैसे जैसे पुलिस ने पूछताछ शुरू की, एक बात बार बार सामने आने लगी कि यह पहली बार नहीं है जब गांव से कोई बच्चा गायब हुआ हो। पहले भी 2 बच्चे लापता हो चुके थे और हैरानी की बात यह थी कि दोनों एक ही परिवार से थे। यह जानकारी मिलते ही पुलिस का ध्यान उसी घर की ओर चला गया जहां पहले से ही एक अनकहा डर पसरा हुआ था। वह घर बेहद साधारण था। गरीबी दीवारों से साफ झलक रही थी। घर का मुखिया दिहाड़ी मजदूरी करता था, जो किसी तरह अपने परिवार को चला रहा था। उसी घर में उसकी पत्नी, एक दूध पीती बच्ची और उनका एक बेटा रहता था, जिसकी उम्र करीब 8 साल थी। इसी घर के पास उसका छोटा भाई अपने परिवार के साथ रहता था। सब कुछ देखने में सामान्य था, लेकिन गांव की खामोशी कुछ और ही कहानी कह रही थी। पुलिस ने जब परिवार से खुशबू के बारे में सवाल पूछे तो जवाब सीधे नहीं मिल रहे थे। कोई साफ शब्दों में कुछ नहीं कह रहा था। बातचीत के दौरान अचानक परिवार वालों की नजर अपने बेटे पर गई। उन्होंने पुलिस से कहा कि अगर किसी को कुछ पता हो सकता है तो वह यही बच्चा है। पुलिस के लिए यह बात अजीब थी, लेकिन उन्होंने इसे नजरअंदाज नहीं किया। 8 साल का वह बच्चा वहां खड़ा था। उसका नाम अमरजीत सदा था। उसके अंदर न डर, न घबराहट, न कोई बेचैनी। पुलिस ने उसे साधारण तरीके से पूछा कि क्या उसे पता है खुशबू कहाँ है। बच्चा ये सुनकर मुस्कुरा दिया। पुलिस वालों ने सवाल फिर दोहराया, पर अमरजीत फिर मुस्कुराया। वह पुलिस वालों के चेहरों को ऐसे देख रहा था जैसे किसी खेल का मजा ले रहा हो। पुलिस को पहली बार महसूस हुआ कि यहाँ कुछ सामान्य नहीं है। बार बार पूछने पर उसने अचानक कहा कि उसे सब पता है। जब उससे आगे पूछा गया तो वह फिर चुप हो गया। कुछ पल बाद उसने शर्त रख दी कि अगर उसे बिस्कुट दिया जाएगा तो वह आगे का बताएगा। पुलिस को लगा कि शायद बच्चा यूं ही बात कर रहा है, लेकिन फिर भी उन्होंने बिस्कुट मंगवाया। बिस्कुट हाथ में आते ही उसके चेहरे पर अजीब सी चमक आ गई। खाते खाते उसने बहुत हल्के लहजे में कहा कि खुशबू सो रही है। पुलिस ने पूछा, कहाँ? तो उसने एक ऐसा शब्द इस्तेमाल किया जिसने वहां मौजूद हर इंसान को असहज कर दिया। उसने कहा कि उसने खुशबू को खपड़ैल से मारकर सुला दिया। यह सुनते ही पुलिस के भीतर एक सन्नाटा फैल गया। यह कोई बच्चों वाली भाषा नहीं थी और न ही यह किसी खेल का हिस्सा लग रहा था। जब पुलिस ने उससे दोबारा पूछा तो उसने वही बात दोहरा दी। अब शक यकीन में बदलने लगा था। बच्चा खुद ही बोला कि वह जगह भी दिखा सकता है। बिना किसी डर के वह पुलिस को लेकर गांव के बाहर की ओर चल पड़ा। रास्ते में न वह पीछे देख रहा था, न किसी तरह की हड़बड़ी दिखा रहा था, जैसे उसे पूरा भरोसा हो कि वह जो कर रहा है वह बिल्कुल ठीक है। गांव से थोड़ी दूरी पर एक सुनसान इलाका था। वहां झाड़ियां थीं, सूखी घास थी और चारों तरफ अजीब सी चुप्पी थी। अमरजीत रुका, झाड़ियों की ओर इशारा किया और बोला कि उसने खुशबू को वहीं सुलाया था। पुलिस जब पास पहुंची और घास हटाई तो सच्चाई उनके सामने थी। एक छोटा सा गड्ढा और उसके अंदर खुशबू का मृत शरीर। उस पल किसी ने कुछ नहीं कहा। पुलिस को यह समझने में वक्त लग रहा था कि जिस बच्चे से वे सिर्फ एक सुराग की उम्मीद कर रहे थे वही इस पूरी कहानी का केंद्र है। पुलिस ने तुरंत अमरजीत सदा को हिरासत में लिया और पुलिस स्टेशन ले चली। रास्ते भर वह पुलिस वालों को देखकर मुस्कुराता रहा, जैसे कुछ हुआ ही न हो। पुलिस स्टेशन पहुंचकर पूछताछ शुरू हुई। जब अमरजीत से पूछा गया कि उसने यह सब कैसे किया तो उसने बेहद सामान्य तरीके से बताया कि वह खुशबू को स्कूल से उठाकर खेत में ले गया। पहले उसका गला दबाया, फिर पास पड़ी ईंट से उसके सिर पर वार किया। इसके बाद उसे गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से झाड़ियों से ढक दिया। उसके शब्दों में न पछतावा था न डर। यहीं पर पुलिस के दिमाग में एक पुराना सवाल फिर से उभरा। अगर यह बच्चा एक हत्या कर सकता है तो क्या ये पहले की घटनाओं के पीछे भी हो सकता है? फिर जब अमरजीत से इस बारे में पूछा गया तो उसने फिर वही शर्त रखी, बिस्कुट वाली। पुलिस वालों ने उसे फिर से बिस्कुट का पैकेट मंगवा कर दिया और फिर इस बार जो नाम अमरजीत ने लिए उन्होंने पूरे मामले को एक नई दिशा में मोड़ दिया।
उसने बताया कि खुशबू से पहले भी उसने 2 और बच्चों को इसी तरह सुलाया था। एक उसकी अपनी छोटी बहन थी और दूसरी उसकी चचेरी बहन। यह सुनते ही पुलिस समझ चुकी थी कि वे किसी साधारण केस से नहीं जूझ रहे हैं, बल्कि उनके सामने एक ऐसी सच्चाई है जिसे स्वीकार करना भी मुश्किल है। यहीं से कहानी सिर्फ एक मर्डर की नहीं रह जाती, बल्कि एक ऐसे सवाल में बदल जाती है जिसका जवाब इंसानी समझ से परे लगता है। पुलिस स्टेशन के कमरे में अचानक हवा भारी सी लगने लगी थी। सामने बैठा बच्चा अब भी वैसा ही था, जैसे उसे यह एहसास ही न हो कि उसके शब्दों ने पूरे मामले की दिशा बदल दी है। जिन 2 नामों का उसने जिक्र किया था, वे नाम पुलिस के लिए नए नहीं थे। वही 2 बच्चे जिनके गायब होने की कहानियां महीनों से गांव की गलियों में दबे सुरों में घूम रही थीं। अब उन अधूरी कहानियों को एक चेहरा मिल चुका था, और वह चेहरा किसी बड़े अपराधी का नहीं, बल्कि एक 8 साल के बच्चे का था। पुलिस ने बिना देर किए अमरजीत के माता-पिता और उसके चाचा को पुलिस स्टेशन बुलाया। जब वे वहां पहुंचे तो उनके चेहरों पर डर से ज्यादा थकान थी, जैसे वे किसी ऐसे सच को बहुत समय से ढो रहे हों जिसे अब और छुपाना संभव नहीं था। पूछताछ शुरू हुई और धीरे धीरे वह परतें खुलने लगी जो पिछले कई महीनों से एक परिवार की चुप्पी के पीछे छुपी हुई थी। उन्होंने बताया कि यह सब साल 2006 में शुरू हुआ था। उस समय अमरजीत की उम्र सिर्फ 7 साल थी। एक दिन उसके चाचा की 6 साल की बेटी घर के बाहर खेल रही थी। कुछ देर बाद वह कहीं दिखाई नहीं दी। शुरुआत में सबको लगा कि बच्ची आसपास ही होगी, लेकिन जब काफी देर तक उसका कोई पता नहीं चला तो बेचैनी बढ़ गई। बाद में पता चला कि बच्ची की जान जा चुकी है। जब परिवार वालों ने अमरजीत से सख्ती से पूछा तो उसने बिना किसी झिझक के सब कुछ बता दिया। उसने बताया था कि उसने बच्ची का गला दबाया और फिर पास पड़े पत्थर को उठाकर उसके सिर पर मार दिया। यह सुनकर परिवार सन्न रह गया था। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक 7 साल का बच्चा ऐसा कैसे कर सकता है। उस समय उन्होंने इसे बच्चों की आपसी लड़ाई या नासमझी का नतीजा मान लिया। उन्होंने सोचा कि शायद अमरजीत को यह समझ ही नहीं है कि उसने क्या कर दिया है। इसी सोच के साथ उन्होंने यह फैसला किया कि पुलिस को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा। करीब 6 महीने बाद वह गलती फिर दोहराई गई, लेकिन इस बार शिकार उसी घर का था। अमरजीत की अपनी 8 महीने की बहन अचानक शांत हो गई थी। जब परिवार ने देखा तो सच्चाई सामने थी। पूछने पर अमरजीत ने फिर वही तरीका बताया, वही बेरुखी, वही सपाट जवाब। इस बार घर वालों ने उसे मारा पीटा, डांटा और डराया। अमरजीत ने उनसे कहा कि वह आगे ऐसा कभी नहीं करेगा। परिवार वालों ने उसकी बात पर भरोसा कर लिया। उन्होंने पुलिस को इसलिए नहीं बताया क्योंकि उनके लिए यह सिर्फ एक अपराध नहीं, बल्कि पारिवारिक शर्म का सवाल बन चुका था। उन्हें डर था कि अगर यह बात बाहर आई तो पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा, गांव में उनकी इज्जत खत्म हो जाएगी। इसी डर ने उन्हें चुप रहने पर मजबूर कर दिया, और वही चुप्पी आगे चलकर एक और मासूम जान की कीमत बन गई। जब पुलिस ने यह सब सुना तो अब उनके लिए यह साफ हो चुका था कि यह मामला सिर्फ कानून का नहीं, बल्कि मानसिक स्वास्थ्य का भी है। उन्होंने अमरजीत से सीधे पूछा कि आखिर उसने यह सब क्यों किया। इस बार कोई शर्त नहीं रखी गई, कोई बिस्कुट बीच में नहीं आया। अमरजीत ने बहुत साधारण तरीके से कहा कि उसे यह सब करने में अच्छा लगता था। उसे बच्चों को दर्द में देखना अच्छा लगता था, उनकी चीखें, उनका डर उसे मजा देता था। यह जवाब पुलिस के लिए सबसे डरावना था। यह किसी गुस्से, बदले या मजबूरी की कहानी नहीं थी। यह उस दिमाग की कहानी थी जो दर्द को खुशी के रूप में महसूस कर रहा था। पुलिस समझ चुकी थी कि यह बच्चा सामान्य नहीं है। इसके बाद अमरजीत को मनोचिकित्सकों के पास भेजा गया। डॉक्टरों ने उसके व्यवहार को लंबे समय तक देखा, उससे बातचीत की और उसकी मानसिक स्थिति का अध्ययन किया। उनकी रिपोर्ट में साफ लिखा गया कि अमरजीत कंडक्ट डिसऑर्डर नाम की मानसिक बीमारी से पीड़ित है। इस बीमारी में व्यक्ति को दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से संतोष मिलता है। अमरजीत को यह समझ ही नहीं थी कि किसी की जान लेना क्या होता है। उसके लिए यह सही और गलत की लड़ाई नहीं थी, बल्कि एक एहसास था जो उसे अच्छा लगता था। यही वजह थी कि वह न तो पुलिस से डर रहा था और न ही पुलिस स्टेशन की दीवारें उसे परेशान कर रही थीं। उसके लिए यह सब बस एक और जगह थी जहां लोग उससे सवाल पूछ रहे थे। डॉक्टरों की रिपोर्ट आने के बाद मामला अदालत में पहुंचा। वहां यह साफ था कि अमरजीत को किसी आम अपराधी की तरह सजा नहीं दी जा सकती। कानून के अनुसार वह नाबालिग था और उसे जेल में खतरनाक अपराधियों के साथ नहीं रखा जा सकता था। अदालत ने आदेश दिया कि उसे बाल सुधार गृह भेजा जाए। हालांकि उसकी मानसिक हालत को देखते हुए यह भी तय किया गया कि उसे सिर्फ सजा नहीं, बल्कि इलाज की जरूरत है। इसी वजह से उसे डॉक्टरों की निगरानी में रखने का फैसला लिया गया। अमरजीत को बिहार के मुंगेर जिले के बाल सुधार गृह में भेज दिया गया। चूंकि वह नाबालिग था, इसलिए उसकी आगे की जानकारी सार्वजनिक नहीं की गई। रिकॉर्ड के मुताबिक उसका जन्म साल 1998 में हुआ था।
इसका मतलब यह था कि 18 साल की उम्र पूरी होने के बाद उसे वहां से रिहा कर दिया जाना था। साल 2016 के आसपास वह बाल सुधार गृह से बाहर आया होगा। उसके बाद उसकी पहचान बदल दी गई, उसका नाम बदल दिया गया और उसे एक नई जिंदगी शुरू करने का मौका दिया गया। आज वह किस शहर में है, किस हाल में है, यह किसी को नहीं पता। शायद उसके आसपास रहने वाले लोग भी नहीं जानते होंगे कि उनके बीच रहने वाला इंसान कभी इतिहास का हिस्सा रहा है। लेकिन यह कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अमरजीत सदा का नाम आज भी रिकॉर्ड में दर्ज है। 7 से 8 साल की उम्र में 3 हत्याएं करने वाला यह बच्चा आज भी दुनिया के सबसे कम उम्र के सीरियल किलर के रूप में जाना जाता है। यह कहानी सिर्फ अपराध की नहीं है, बल्कि उस डर की है जो तब पैदा होता है जब मासूमियत के पीछे छुपा अंधेरा सामने आ जाता है। दोस्तों, ये थी हमारी कहानी। आपकी इस मामले को लेकर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।